हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं एक इन्वायरमेंट जिसमें सारे इंडिविजुअल एक साथ काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल कोन्स एंड डॉनेल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करें, मतलब एक ग्रुप में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। वहीं कोन्स एंड बेरिच ने के अकॉर्डिंग क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिज़ाइन करने का और मेंटेन करने का एक इन्वायरमेंट जिसमें इंडिविजुअल मतलब ग्रुप में वर्क कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ताकि अपने एम को अचीव कर सकें। वहीं अकॉर्डिंग टू ट्रिली एंड न्यूपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया एक प्रोसेस की तरह। किसका प्रोसेस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी होते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि सारे जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एक साथ वो अच्छे से वर्क कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। सारे मैनेजर्स को ये फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो। सेकेंड, मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब इफेक्टिवनेस जो है मैनेजमेंट में ये किससे रिलेटेड होता है कि राइट टास्क से और गोल्स को अचीव करना टाइम में। इट एम्स एट एंड रिजल्ट। इसका मेन एम क्या होता है? एंड रिजल्ट क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फर्म ने अचीव किया उसका टारगेट प्रोडक्शन टाइम में, उसके बाद फर्म को हम क्या कहेंगे? वो इफेक्टिव है क्योंकि उसने टाइम में टारगेट प्रोडक्शन को अचीव कर लिया। अब बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली, इसका मतलब बेसिकली मीन क्या होता है कि हम कोई भी टास्क है उसको फिनिश कितने टाइम में कर लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि हमने उसे कैसे किया, ये रिलेटेड नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि हमें बस टास्क को कंप्लीट करना है गिवन टाइम में। थर्ड, मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट को एफिशिएंसी भी दी चाहिए होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को हम कितना करेक्टली करते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ करते हैं। केवल टास्क को कंप्लीट करना मतलब जॉब नहीं होता है। मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि कैसे हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें ताकि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी कम आए और प्रॉफिट इन टर्न ज़्यादा हो हमें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब रिलेशन क्या होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो अलग अलग टर्म है बट ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इफेक्टिवनेस का मेन एम क्या होता है? अचीव करना गोल को टाइम में, बट एफिशिएंसी फोकस करता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन है बट दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस्ड वे में होना चाहिए और मैनेजमेंट सम टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एफिशिएंसी के साथ। फॉर इंस्टेंस इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव इफ़ वन इग्नोर एफिशिएंसी। ये आसान होता है कि हम इफेक्टिव हो जाएं अगर एफिशिएंसी ना हो हमारे अंदर। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करें, रिसोर्स का वेस्टेज करें, तो हम ईज़िली गोल को टाइम में अचीव कर सकते हैं बट हमारा वेस्टेज कितना हो जाएगा?
फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना काम तो कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे। तो इसीलिए एक मैनेजर को हमेशा इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को से अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी की मैनेजमेंट है जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है केवल इफेक्टिवनेस में, मतलब गोल्स को अचीव करना है उसे टाइम पे, और वो कॉस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। तो इस पॉलिसी के साथ प्रोडक्शन मैनेजर मतलब अचीव कर पाई 500 यूनिट विद इन टाइम, बट बहुत ज़्यादा उसका वेस्टेज हो गया और रिसोर्सेज का मिसहैंडल हो गया। तो इस केस में मैनेजर इफ़ेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। वहीं दूसरी साइड एक मैनेजमेंट है जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है एफिशिएंसी पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, बट वो अपना टारगेट प्रोडक्शन टाइम पे नहीं अचीव कर पाई। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट एफिशिएंट तो है बट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी गोल को टाइम पे अचीव करना। वहीं एफिशिएंसी की मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क को हम कितना करेक्टली कर रहे हैं और कितने मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हैं। फोकस, इफेक्टिवनेस का मेन फोकस क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है, टास्क का एंड रिजल्ट क्या होगा। वहीं एफिशिएंसी का फोकस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाए मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा से उसका एम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। Different organization may have different goal. Management integrate efforts of all the members toward achieving the objective. अब सारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं सबके एफर्ट्स को किस में लगाना, ऑब्जेक्टिव, ताकि अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर एयरटेल का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐड करे 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो सारे मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ क्या होंगे, वही गोल को अचीव करने के टूवर्ड्स हो जाएंगे। सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई स्मॉल बिजनेस हो या कोई बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether economic, social और political। तो मैनेजमेंट क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे वर्ल्ड में यहाँ तक कि। थर्ड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। इसके मेन 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना होता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे स्कूल प्रोवाइड करता है एजुकेशन, फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है गुड्स, या हॉस्पिटल ट्रीट करता है पेशेंट को। तो मैनेजमेंट जो है ट्रांसलेट करता है ये वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन करता है मीन्स टू अचीव इट। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्स या पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या करवाता है, लोगों से काम करवाता है। अब मैनेजिंग पीपल के भी 2 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट, इट इम्प्लाई डीलिंग विद डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है, तो उसके साथ डील करना। सेकेंड, इट ऑल्सो इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इंक्लूड करता है इंडिविजुअल के साथ डील करना एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो टास्क ऑफ मैनेजमेंट है वो है कि पीपल को हम
पीपल से हम काम निकलवा लें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसे सर्वाइव या ग्रो करना है तो उसे प्रोड्यूस करना होगा गुड या सर्विसेज को। इसके लिए क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस लगता है जिसमें इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट्स में। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या करता है, कंबाइन करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और पीपल को ताकि गुड्स प्रोड्यूस हो पाए। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। इसमें क्या होता है, ये डिसाइड करना होता है कि कौन मतलब काम करेगा, मतलब क्या होना है और कौन उसे करेगा। फोर्थ, मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता रहता है मैनेजर कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। फिफ्थ, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कंसिस्ट करता है अलग अलग इंडिविजुअल को जिनकी अलग अलग नीड्स होती है। तो हर एक मेंबर जो होता है, जो ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसका अलग पर्पस होता है। बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सब एक साथ काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। इसके लिए क्या चाहिए होता है, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है लोगों के बीच में। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल को रियलाइज़ करवाने के लिए उनके इंडिविजुअल नीड्स as well as organizational goals through group efforts. Next, management is a dynamic function. अब मैनेजमेंट क्या एक डायनामिक फंक्शन है। एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अब अगर उसे सर्वाइव या ग्रो करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जिसको अपने आप को अडेप्ट करना होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में बहुत बड़ा चेंज लाया सर्वाइव करने के लिए इंडियन मार्केट में। सेवेंथ, मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है जब टारगेट्स फुलफिल होते हैं और एम्प्लॉयज़ हैप्पी होते हैं और सारे काम जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर में चलते हैं और वर्क इन्वायरमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है बस, बट उसकी प्रेजेंस हम फेल्ट करते हैं। ये थे कुछ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड्स होते हैं जिसकी तरफ सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टेड होती है, जिसको अचीव करने के लिए हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको मैनेजमेंट को फुलफिल करना होता है इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब ऑब्जेक्टिव को भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसे हम डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है यूटिलाइज करना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस की फुलफिल हो सके। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन की एम होता है अचीव करना 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला आ जाता है सर्वाइवल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो इंश्योर करे कि वो सर्वाइव कर सके और एग्जिस्ट कर सके फ्यूचर में। सर्वाइवल पॉसिबल होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना अर्न कर सके ताकि वो अपने कॉस्ट जितना भी उसका लगा है वो उसको कवर कर सके। नेक्स्ट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है जिसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट को हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करे। प्रॉफिट प्रोवाइड करता है एक वाइटल इंसेंटिव ताकि बिजनेस सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाए लॉन्ग रन में। प्रॉफिट एक तरह का रिवॉर्ड होता है रिस्क बियरिंग के लिए और एसेंशियल होता है सारे कॉस्ट को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के।
अब बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट के साथ साथ उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन को न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए और ग्रो कर पाए फ्यूचर में। ग्रोथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मार्केट शेयर्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी सारे ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, उसको कुछ सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट को मस्ट कॉन्सिस्टेंटली क्रिएट करना होता है इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। अब कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। थर्ड, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे स्कूल या फिर क्रेचेस वगैरह एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाना। फोर्थ, सप्लाई ऑफ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करना। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर में बिजनेस को कंडक्ट करना। सिक्स्थ, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये थे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिल के बना होता है जिनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सब मिल के एक पार्ट बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अपनी नीड्स को, डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनकी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करती हैं फॉलोइंग नीड्स, जैसे फाइनेंशियल नीड लाइक अच्छी सैलरी मिलना या पर्क्स मिलना। सेकंड, सोशल नीड जैसे पीयर रिकॉग्निशन या सेल्फ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट फॉर कलीग। थर्ड, हायर लेवल नीड्स जैसे कि पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ, गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलना। अब अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं सेटिस्फाई होगी तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो वर्क में वो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी। इसीलिए मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनल गोल्स भी मतलब फुलफिल हो पाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ताकि एक हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है केवल अपने आप के लिए नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ये ब्रिंग करता है, एक साथ लाता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को और एक कॉमन डायरेक्शन देता है सबके एफर्ट्स को ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को हम अचीव कर सकें। सेकेंड, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में और प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ाने में, बेटर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के जरिए। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट में। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जनरली रेजिस्ट करते हैं, डिनाई करते हैं ऐसे चेंजेस को। वो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट चाहते हैं और सिक्योर इन्वायरमेंट चाहते हैं, ना कि चैलेंजिंग वंस। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल को या एम्प्लॉयज़ को अडेप्ट करने के लिए अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एबल रहे मेंटेन करना एक कॉम्पिटिटिव एज। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो एक मैनेजर होता है वो मोटिवेट करता है और लीड करता है उसकी टीम को ऐसे मैनर में कि इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाएँ जब वो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू क्या करता है मैनेजमेंट, हेल्प करता है इंडिविजुअल को एक टीम स्पिरिट डेवलप करने में, कोऑपरेशन और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। फिफ्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ। तो जब वो अचीव कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो मैनेजमेंट का एम होता है
सोसाइटी को डेवलप करना सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करके। नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प करता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना और सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि ये साइंस होता है, आर्ट होता है या प्रोफेशन होता है। तो इसके अराउंड हमेशा एक डिबेट होती रहती है। अब अगर हमें डिटरमाइन करना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमें कंपेयर करना होगा उसकी मीनिंग फीचर्स को, मीनिंग और फीचर्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। Science is a systematized body of knowledge acquired through observation and experimentation that explains certain general truth or the operation of general laws. साइंस क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से एक्वायर्ड करते हैं, और ये एक्सप्लेन करता है कुछ जनरल ट्रुथ और जनरल लॉज को। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। वहीं मैनेजमेंट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है इस फीचर को, क्योंकि वो भी क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने बनाया है ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस क्या होता है? एक तरह का प्रिंसिपल होता है जिसको फर्स्ट डेवलप किया जाता है ऑब्जर्वेशन से, फिर उसे टेस्ट किया जाता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। अब जो ये फीचर है ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट भी इवॉल्व हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम के, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बट ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है ये प्रिंसिपल। मैनेजमेंट क्योंकि डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ जिनका बिहेवियर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चेंज होता रहता है, और हर ह्यूमन बींग्स आपस में सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट को हम एक एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, एक इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, इसको पूरे यूनिवर्स में सेम माना गया है, और कोई भी सिचुएशन हो ये वही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं हर टाइम पे। तो ये भी फीचर जो है साइंस का, ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एकदम सेम एग्जैक्ट नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह। उनका एप्लीकेशन और यूज़ जो है यूनिवर्सल नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है सिचुएशन के हिसाब से। सेम प्रिंसिपल को हम सारे सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला ये कंपैरिजन का? अब हमने कंपेयर किया फीचर्स ऑफ साइंस को मैनेजमेंट के साथ, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उसको हम एक एग्जैक्ट या एक्यूरेट साइंस नहीं कह सकते फिज़िक्स या केमिस्ट्री की तरह, बट हम लोग इसको एक इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट refers to skillful and personal application of systematic knowledge to bring desired result। आर्ट क्या होता है? स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है सिस्टमैटिक नॉलेज का, जिससे क्या आता है? डिज़ायर्ड रिजल्ट आता है। ये एक स्किलफुल एक्ट है, इसको हम एक्वायर्ड कर सकते हैं स्टडी, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के साथ। फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें भी हम कंपेयर करेंगे आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होता है वो बेस्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग और एक्टिंग इज़ वाइडली अवेलेबल। अब जो ये फीचर है आर्ट का ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज का, जैसे कि प्रिंसिपल या टेक्निक्स वगैरह का। बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैनेजमेंट में बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जहाँ पे भी मैनेजर को
स्पेशलाइज होना होता है। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट क्या एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब लोग अपना मतलब नॉलेज जो है अपने ओन वे के हिसाब से लगाते हैं। आर्ट एक तरह का स्किलफुल एक्ट है और हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग होता है, क्योंकि हर लोग अपना मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से अपने वे में आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे दो डांसर्स का डांस अलग होगा, टू एक्टर्स हो गए या दो राइटर हो गए, सबका अपना आर्ट प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अब जो ये फीचर है आर्ट की, ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि हर मैनेजर की अपनी एक यूनिक वे होती है मैनेज करने की, पीपल को या किसी थिंग्स को। ऑल्दो मैनेजर सारे मैनेजर को सेम मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है उसका वे उनका अपना होता है। एक जो गुड मैनेजर होता है वो वर्क करता है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन के साथ। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट है उसमें क्या चाहिए, हमें बहुत रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली और स्किलफुल करने के लिए। आर्ट इम्प्रूव हो सकती है कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ही। अब जो ये फीचर है आर्ट का, ये भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मैनेजर भी अपनी मैनेजेरियल स्किल्स या एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है केवल रेगुलर एप्लीकेशन या प्रैक्टिस के साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी मतलब क्रिएट होते हैं। तो ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो होते हैं बेस्ड होते हैं सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे, बट जो एबिलिटी होती है ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में पुट करने की, ये मतलब एक सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल वन से डिस्टिंगाइज करता है, अलग दिखाता है। कंक्लूजन। अब फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट ने सेटिस्फाई किए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। तो इसीलिए हम ये राइटली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, पीपल के द्वारा काम करवाने का एक आर्ट है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, दोनों के एलिमेंट होते हैं, साइंस के भी आर्ट के भी। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस क्योंकि बिकॉज it has systematized body of knowledge which can be used to train the prospective and present managers. मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि ये भी एक क्या होता है, एक तरह का सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रेन करने को, जो अभी के मैनेजर हैं और जो आने वाले मैनेजर्स हैं उनको। मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अब मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी होता है क्योंकि ये डील करता है ऐप कि मतलब हम पर्सनल स्किल्स को कैसे अप्लाई करें ताकि कांस्टेंट प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो जो साइंस है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज और आर्ट जो है वो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के साथ। तो कोई भी एक एफिशिएंट या अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है केवल नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल है अगर उसके पास, और उसको अच्छे से उसे मतलब यूज़ करना नहीं आता, उसके पास उसका प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल्स नहीं है, उसको क्रिएटिवली उसको यूज़ करना नहीं आए अगर तो इसीलिए मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर एक भी एलिमेंट कम है तो कोई भी एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Profession refers to an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. प्रोफेशन क्या होता है, एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है जिसको करने के लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसमें एंट्री भी हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला आ जाएगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं जिसको अक्वायर्ड किया जाता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब ये जो फीचर होता है प्रोफेशन का ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि मैनेजमेंट भी एक तरह से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या कॉन्सेप्ट है जिसमें थ्योरीज और प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। तो जो ये नॉलेज है मैनेजमेंट की ये भी अक्वायर्ड की जाती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बुक और जर्नल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं।
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक IIM। तो पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट को टॉट किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब सारे प्रोफेशन में एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर कोई एजुकेशनल डिग्री के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया में, तो कैंडिडेट को क्लियर करना पड़ेगा स्पेसिफाइड एग्ज़ाम को, जो कि कंडक्ट कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट पे नहीं एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट ओपन होता है सारे इंडिविजुअल्स के लिए जो भी लर्न करना चाहते हैं स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट को। कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है किसी भी पर्सन पे कि मतलब आप मैनेजर नहीं बन सकते हो या फिर कुछ। तो एनीवन, कोई भी अगर मैनेजर बनना चाहता है तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखे बिना मतलब बन सकता है, ऐसा नहीं है। और प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब सारे प्रोफेशंस जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ, जो कि रेगुलेट करता है सारी एंट्री, सर्टिफिकेट ग्रांट करता है प्रैक्टिस करने की, या फॉर्मुलेट या इन्फोर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट को। जैसे लॉयर को अगर मेंबर बनना है बार काउंसिल का, तो उससे लॉ प्रैक्टिस करनी होगी इंडिया में। अब जो ये फीचर है प्रोफेशन का, ये एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट में, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता है मैनेजर के लिए कि वो किसी भी मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बने। ऑल्दो जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है लाइक AIMA, बट वो मतलब लीगल स्टेटस इंजॉय नहीं करते या फिर मेंबरशिप सच एसोसिएशन की एसेंशियल नहीं होती है एक मैनेजर बनने के लिए। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो सारे प्रोफेशन होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जिससे उनका बिहेवियर वगैरह गाइड होता है। जैसे कि डॉक्टर्स को ओथ लेनी पड़ती है कि वो एथिकल प्रैक्टिस करेंगे अगर वो डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर कर रहे होते हैं। तो जो ये फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है। ऑल्दो सर्टेन मैनेजमेंट एसोसिएशन लाइक AIMA, इसने क्या किया है, ये एसोसिएशन ने फॉर्मुलेट किया है एथिकल कोड फॉर मैनेजर, बट इसको अभी कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं मिला है। फिफ्थ, सर्विस मोटिव। जो बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशन का, वो क्लाइंट को सर्व करना होता है, उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे लॉयर का टास्क होता है इंश्योर करना कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले। जो ये फीचर है प्रोफेशन की, ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती है मैनेजमेंट पे, क्योंकि जो बेसिक एम होता है मैनेजमेंट का वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब वो गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के लिए, और अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो उसके लिए सर्विस हो सकता है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो मेन गोल होता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का। तो हम फाइनली ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं फॉलो करता है प्रोफेशन की, बट मैनेजमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन की तरफ है, क्योंकि प्रोफेशनल इंजॉय करते हैं हायर स्टेटस कोई भी सोसाइटी हो। सो देयर हैज़ बीन a growing trend toward professionalism of management, as manager also want to earn social status and recognition, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग ट्रेंड है प्रोफेशनलिज्म की तरफ, और मैनेजर को भी मतलब हायर सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन चाहिए होता है, इसलिए वो ज़्यादा डायरेक्शन में जा रही है प्रोफेशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मैनेजमेंट एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनको डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नेसेसरी अथॉरिटी भी दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप के बेसिस पे एक चेन बन गया है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप का। इस चेन को हम हायरार्की या लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट
and operational or supervisory or lower level management. Level of manager determine the amount of authority and status enjoyed by him. तो अब जो लेवल होगा मैनेजर का वही डिटरमाइन करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ उसे अथॉरिटी या स्टेटस मिलने वाला है. अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं इस फिगर में कि मैनेजमेंट की पोजीशन क्या है या उनका लेवल क्या है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स. वहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं. ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये आते हैं. तो ये पूरा फिगर हमें बताता है मैनेजमेंट का लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंसिस्ट करते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें. तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? एक टीम होती है जिसमें मैनेजर आते हैं डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स के. टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव. दीज टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर या सर्वाइवल के लिए. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी डाइवर्स एलिमेंट है उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट के, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना. सेकेंड फंक्शन इज एनालाइज करना बिजनेस इन्वायरमेंट को और उसके इम्प्लीकेशंस को फर्म के सर्वाइवल के लिए. थर्ड, फॉर्मुलेट करना ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रैटेजीज है उसको और उसके अचीवमेंट के लिए काम करना. फोर्थ, अरेंज करना सारे रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मशीन्स, मटेरियल्स या मनी, ताकि जो भी डिज़ायर्ड गोल्स है उसको अचीव कर सकें. टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस के, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे उसके लिए भी. तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल क्या होता है? ये एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये जो होता है ये लेवल, ये सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है, और इसको यूजुअली डिवीज़न हेड या ऑपरेशन मैनेजर या फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है. मिडिल लेवल जो होता है कंसिस्ट करते हैं डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे परचेज मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी अटैच्ड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब हो गए. अब मेन फंक्शंस क्या होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग के लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजी जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है. एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स परफॉर्म करता है. इसके लिए उनको फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है. इंटरप्रेट करना होता है सारी पॉलिसीज़ जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करें या बनाए हैं. इंश्योर करना होता है दैट उनकी जो डिपार्टमेंट है वो उसके पास नेसेसरी पर्सनल हो. असाइन करने होते हैं सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को. मोटिवेट करना होता है ताकि मतलब डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को टाइम में अचीव कर पाएँ. फिफ्थ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट से ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन में सारे कामों का. तो ये थे कुछ मेन फंक्शंस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये क्या होता है? ये लोवेस्ट लेवल होता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट का. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं इस लेवल पे वो लिमिटेड होते हैं और अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो कंसिस्ट करता है वो सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, सेक्शन ऑफिस हो गए और
बाकी जो मेंबर्स डायरेक्टली कंसर्न करते हैं विद कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन से। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स के सारे एफर्ट्स को देखना। सेकेंड, टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। इंटरेक्ट करना जो भी एक्चुअल वर्कफोर्स है उनके साथ और सारे इंस्ट्रक्शन को पास करना मिडल मैनेजमेंट के साथ। और इंश्योर करना कि जो भी आउटपुट बन रहे हैं उनका क्वालिटी अच्छा हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो डिपेंड करता है कितना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन या लॉयल्टी है वर्कर्स में। फोर्थ, टू रिप्रेजेंट करना वर्कर्स के ग्रीवियंसेस को। ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है वर्कर्स ग्रीवियंसेस टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। फिफ्थ, टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। ये इंश्योर करना कि सेफ और प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा है वर्कर्स को कि नहीं। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जैसे एक डायनामिक प्रोसेस है तो सारे मैनेजर को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब जो ये फंक्शंस है इसको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग में हम डिटरमाइन करते हैं एडवांस में कि क्या हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा। इसमें क्या होता है, हम एडवांस में गोल्स को सेट करते हैं और एक वे को डेवलप करते हैं कि हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। प्लानिंग केवल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करता है बट उसको पहले से प्रिडिक्ट करता है और हमें प्रिपेयर करता है कॉन्टीजेंसीज के लिए और उसके साथ कैसे डील करना है हमें फ्यूचर में अगर वो ऑकर होता है तो। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। अब एक बार कोई स्पेसिफिक प्लान इस्टेब्लिश हो गया तो हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकम्पलिशमेंट के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को एग्जामिन करना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को या रिसोर्सेज को क्या क्या हमें चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करते हैं, ग्रुप टास्क है और इसमें इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को जो भी हमें चाहिए स्पेसिफिक प्लान को कैरी आउट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप के जो बिज़नेस होते हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके नेचर के हिसाब से। तो इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि कौन कोई पर्टिकुलर टास्क करेगा और कब होना है और व्हेन इट विल बी डन। थर्ड, स्टाफिंग एक मैनेजेरियल फंक्शन है जिसमें हम हायर करते हैं और डेवलप करते हैं रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ को। बहुत सारी जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो भी क्रिएट होती है उसको फिल करने के लिए। स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया या ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल हो गया। फोर्थ, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये जो फंक्शन होता है बेसिकली कंसर्न्ड होता है इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन बिहेवियर को या फिर ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस करना। एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो डायरेक्ट करता है थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ऐसे वे में कि वो अपने एम्प्लॉय का बेस्ट बाहर ला सके। फिफ्थ, कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो टास्क है कंट्रोलिंग का वो इन्वॉल्व करता है इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर करना करंट परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ और अगर कोई भी डेविएशन आता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। कंट्रोलिंग का जो मेन एम होता है वो इंश्योर करना कि जो सब कुछ हो रहा है वो प्रीडिटरमाइंड गोल के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना होता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। तो अब जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस का डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ये चीज़ मैनेजर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है। अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस या फिर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता है कि वो ग्लोबल इश्यूज़ को हैंडल कर पाए। तो इसी लैक ऑफ नॉलेज के कारण समटाइम्स क्या होता है, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है इन कन्वर्टिंग डोमेस्टिक मैनेजर इनटू सक्सेसफुल ग्लोबल मैनेजर्स में। तो अब 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ग्लोबली एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव by integrating activities and coordinating resources across national borders। अब 21st सेंचुरी में क्या मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है अगर उन्हें सर्वाइव करना है। इट मस्ट बी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू नेशनल डिफरेंसेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ ग्लोबल मैनेजर। अब ग्लोबल मैनेजर के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो अगर वो एज अ कंट्री मैनेजर है तो उसको डील करना पड़ेगा बहुत सारे क्लाइंट, लीगल बॉडीज़, लोकल कंपनीज ऑफरिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। अगर वो फंक्शनल मैनेजर है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट टेक्निकल स्किल्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस लीडर की तरह उसको अडेप्ट करना पड़ेगा चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट के और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और क्या रिस्क आ रहे हैं बिजनेस में, ताकि हम पहले से प्रिपेयर रह पाएँ। तो 21st सेंचुरी में ग्लोबल मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन एक तरह का फोर्स होता है जो बाइंड करता है बाकी जितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट को उसको। समटाइम्स कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी माना जाता है। हाउएवर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का अचीव करने के लिए हार्मनी अमॉन्ग इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। Coordination is the process by which a manager synchronizes the activity of different department toward the achievement of a common goal। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैनेजर जो होता है सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो होती है सबको एक साथ लाता है और गोल कॉमन गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करता है। कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड है जो रन करता है थ्रू ऑल एक्टिविटीज़, इंश्योर करता है कि जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में उसका कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के सब में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन एक टाइप का कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट होता है जो सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल्स एंड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ को रिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग जितने भी डाइवर्स गोल्स और एक्टिविटीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के। ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं होता है बट मैनेजमेंट का एसेंस होता है दो रीजंस के वजह से। पहला, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। अब जो जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो कंप्लीट होते हैं केवल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के वजह से। जैसे प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ओवरऑल प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल प्लान्स के बीच, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान एंड सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट, तभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ के बीच में जो भी परफॉर्म होने वाली है। सेकेंड, फॉर असाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। If the finance manager is given authority to raise funds, he should also be given the responsibility to manage fund efficiently। अगर हम फाइनेंस मैनेजर को अथॉरिटी देते हैं फंड को रेज करने की, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि वो फंड्स को अच्छे से मैनेज करे। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है स्किल्स ऑफ वर्कर्स और जॉब असाइन टू देम के बीच में। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और कॉम्पनसेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय जो क्वालिफाई कर लिया है MBA इन फाइनेंस, उसको मतलब धीरे धीरे हम लोग वर्क देंगे फाइनेंशियल नेचर का। फोर्थ, डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है अमॉन्ग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर जब इंस्ट्रक्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को, मोटिवेट करता है और सुपरवाइज करता है उनके वर्क में। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, और करेक्शन ऑफ डेविएशन और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्चुअल जो आउटपुट है अगर वो प्लान टारगेट से कम है तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्लान है वो कोऑर्डिनेट करे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। अब कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इंटीग्रेट करने के लिए एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के अकम्पलिशमेंट के लिए। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इंटीग्रेट करने के लिए एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। वहीं लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन को हम टर्म्ड कर सकते हैं एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? यूनिफाई कर देता है जो भी अनरिलेटेड या डाइवर्स इंटरेस्ट होता है उसको पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में। ये कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट को और इंश्योर करता है जो भी परफॉर्मेंस हो वो प्लान के हिसाब से हो। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन का एम क्या होता है? अचीव करना यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। ये एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट और इंश्योर करता है सारे एफर्ट जो भी हों वो फोकस्ड हो टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की तरफ। थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। इसकी ज़रूरत हर स्टेप पे पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्लानिंग स्टेज के साथ साथ बिगिन हो जाता है और कंटिन्यू करता है कंट्रोलिंग तक। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? वो सारे डिपार्टमेंट में चाहिए होता है सारे लेवल पे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, सारी जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होती है। अब कोऑर्डिनेशन कोई भी एक डिपार्टमेंट में या लेवल पे नहीं होगा तो क्या होगा? सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ओवरलैप हो जाएंगी और कियोस हो जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्मनी के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो फंक्शन है सारे मैनेजर का, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को। टॉप लेवल मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ इंश्योर करने के लिए कि जो भी ओवरऑल पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैरिड आउट हो रही है प्रॉपरली या नहीं। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करना होता है बोथ टॉप लेवल के साथ और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ। वहीं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है उसके वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वर्क प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। अब जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कोऑर्डिनेट करना होता है सारे एफर्ट्स जितने भी डिफरेंट पीपल के होते हैं इन अ डेलिब्रेट मैनर में। कोऑर्डिनेशन को हम स्पॉन्टेनियसली ऑकर नहीं कर सकते, ना ही वो फोर्स से अचीव हो सकता है, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को एक साथ। कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है क्योंकि डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए।
इसीलिए मैनेजर को सारी जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती है, टाइमिंग, एफर्ट या इंटरेस्ट, इन सबको इंटीग्रेट करना होता है. एट द सेम टाइम देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग फॉलोइंग पॉइंट से समझेंगे. इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज़. अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो उसमें काम करते हैं वो भी बढ़ रहा है. तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, हैबिट ऑफ वर्क और गोल सब डिफरेंट होता है. तो बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटीग्रेट करना उनके एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ को. तो ये नेसेसरी हो जाता है इंश्योर करना कि जितने भी इंडिविजुअल वर्क है वो सब कॉमन गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के टूवर्ड्स हो. इसीलिए फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हार्मोनाइज करने के लिए इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को. सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं डिपार्टमेंट, डिवीजन या सेक्शंस के बीच में. अब जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके खुद के भी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ होते हैं, उनका वर्क स्टाइल होता है. अब हर डिपार्टमेंट का एम होता है अचीव करना उसकी खुद की भी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव करना. इससे क्या होता है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में. हाउएवर जितने भी डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो एक्टिविटी होती है एक डिपार्टमेंट की उसको फोकस करना होता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ इन डिपार्टमेंट की, ताकि वो एक साथ प्रोसेस कर सके और सिंगल डायरेक्शन में हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स. थर्ड, स्पेशलाइजेशन. अब जितनी ज़्यादा इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ टास्क के बीच में, अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है. स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक करते हैं कि केवल वो क्वालिफाइड होते हैं कि इवैल्यूएट, जज और डिसाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया. They do not take advice or suggestion from others in matters pertaining to the area of specialization. It often lead to conflict among different specialists as well as others in the organization. अब वो क्या करता है, एडवाइस या सजेशन नहीं लेते हैं दूसरे से, जो भी उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है उसमें. इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन में भी. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है, रिकॉन्साइल करता है डिफरेंट अप्रोचेज़ में, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट में, उन सब को मतलब उनके डिफरेंसेस को हटाता है कोऑर्डिनेशन. तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. अब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हम अचीव नहीं कर सकते अगर कोऑपरेशन नहीं हो ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में. कोऑपरेशन जो कोऑर्डिनेशन के बिना वो फ्रूटलेस होता है, और कोऑर्डिनेशन अगर कोऑपरेशन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं होता है. तो मैनेजर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो दोनों चीज़ को अचीव कर पाए साइमल्टेनियसली. अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के बीच में. फर्स्ट पॉइंट इज़ मीनिंग. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें ऑर्डरली अरेंज करते हैं हम ग्रुप एफर्ट्स को ताकि यूनिटी हो एक्शंस में कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वहीं कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन एक वॉलेंट्री विलिंगनेस होती है इंडिविजुअल की कि वो एक दूसरे की हेल्प करें. सेकेंड, नेचर. कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है, वो रिजल्ट होता है ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर. वहीं कोऑपरेशन क्या होता है, वो वॉलेंट्री एफर्ट्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल का. थर्ड, रिलेशंस. कोऑर्डिनेशन अराइज होता है बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन से, वहीं कोऑपरेशन अराइज होता है केवल इनफॉर्मल रिलेशन से. फोर्थ, रिक्वायरमेंट. कोऑर्डिनेशन एसेंशियल होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वहीं कोऑपरेशन अराइज होता है ड्यू टू पीपल की डिज़ायर के वजह से कि वो एक साथ काम करें. ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन का एम होता है अचीव करना बिजनेस गोल्स एफिशिएंटली, वहीं कोऑपरेशन का एम होता है हेल्प करना एक दूसरे की. स्कोप.
कोऑर्डिनेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है, बड़ा है कोऑपरेशन से। कोऑपरेशन का स्कोप नैरो है, वो केवल एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन का। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।